हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या क्या है और इसके सिद्धांत क्या क्या हैं, इसके कार्य क्या क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या बोले, सबसे पहले तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि विश्व जो व्यापार संगठन है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य, सिद्धांत और कार्य की बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत एंड फंक्शंस यानी कि इसके कार्य ऑफ डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो हम डब्ल्यूटीओ के बारे में बताएंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसके बाद हम लोग इसके बारे में बताएंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है एवं इसके सदस्यता के बारे में बताएंगे कि कितने मेंबर थे, कितने हैं। और विश्व व्यापार संगठन का हम लोग उद्देश्य के बारे में बताएंगे। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन का जो है प्रमुख जो जो सिद्धांत है इसके बारे में बताएंगे। और विश्व व्यापार संगठन का फिर कार्य के बारे में बताएंगे। उसके बाद इसका जो है भारत का विदेशी व्यापार में क्या मतलब हुआ है, इसका जो है आगमन से क्या फायदा या नुकसान हुआ है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं विश्व व्यापार संगठन की। ठीक है, तो अगर हम विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाम से क्या पता चल रहा है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व मतलब पूरे विश्व में, और व्यापार मतलब कि जो भी हम लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, और संगठन का मतलब की है कि हम विश्व में जो भी व्यापार होता है, जो भी बिजनेस होता है, तो उसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है बढ़ावा देने का काम करता है। व्यापार में परिणात्मक प्रतिबंधों को हतोत्साहित यानी कि जो भी प्रतिबंध व्यापार में लगा हुआ है उसको कम करता है। जो भी मतलब ऐसे फालतू प्रतिबंध लगाया उसको बंद करवाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो अलग अलग समस्याएं हैं उसको भी सुलझाने का काम करता है। लेकिन क्या था, पहले जो है एक संगठन था जिसका नाम था गैट, GATT। और इसकी स्थापना जो है 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था। और इसका जो अस्तित्व में जो है 12 दिसंबर 1995 को समाप्त हो गया इसका अस्तित्व। गेट आया कब था, 30 अक्टूबर 1947 को, और इसका अस्तित्व कब समाप्त हो गया, तो 12 दिसंबर 1995 को समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसके स्थान पे एक नया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन आया जिसका जो कि पहले से शक्तिशाली था, यानी कि गैट से जो है शक्तिशाली था। तो उस शक्तिशाली संगठन का नाम ही रखा गया डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं विश्व व्यापार जो संगठन है इसका जो है हम लोग बात करेंगे कि विश्व व्यापार जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है और सदस्यता के बारे में बात करेंगे। तो मुख्यालय और सदस्यता, ठीक है। तो क्या है कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय जहाँ पे गैट का था वहीं पे, गैट का भी मुख्यालय जो है जेनेवा में था। उसी तरह से जो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का जो मतलब मुख्यालय है वो जेनेवा में है। ठीक है, और वर्तमान में इसमें सदस्य संख्या संख्या कितना है, 147। अभी जो है इसमें सदस्य संख्या कितना है डब्ल्यूटीओ में, तो 147। ठीक है, अब क्या है कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना जो है स्थापना सदस्य देशों की संसदों और अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर की गई थी। ठीक है, और गैट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत डब्ल्यूटीओ एक अस्थायी संगठन है। क्या था, गैट जो है अस्थायी प्रकृति का था और डब्ल्यूटीओ जो है इसको अस्थायी रूप से बनाया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस संगठन को जो है एक अस्थायी संगठन के रूप में बनाया गया। और विश्व बैंक में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन तथा गैट का जो सचिवालय द्वारा तैयार किए गए जो भी अनुमानों के अनुसार जो है वो उरुग्वे दौर के पैकेज के परिणाम स्वरूप व्यापार पे प्रभाव के रूप में सन 2005 तक जो है 745 अरब डॉलर के वस्तु व्यापार की वृद्धि हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब क्या हुआ कि जब ये विश्व व्यापार संगठन का जो है मतलब बनाया गया इस संगठन को, तो क्या हुआ इसके कारण जो है गैट से के मामले में जो है ज़्यादा इसमें जो है फायदा होता है। ठीक है, और क्या हुआ कि विश्व व्यापार संगठन का पहले बनाने का हम लोग उद्देश्य अगर हम समझें तो उससे हम लोग समझ जाएंगे कि विश्व व्यापार संगठन आखिर एक्चुअल में काम क्या करता है। ठीक है, तो अगर हम उसके उद्देश्य की बात करें तो पहला इसका क्या उद्देश्य है कि वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना। विश्व व्यापार जो संगठन है, नाम से ही पता चल रहा है क्या व्यापार करेगा। और व्यापार किस चीज़ का करेगा, कोई भी वस्तु या सेवाओं का जो उत्पादन करेगा उसी के व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। जैसे मान लेते हैं कि एक जो है कोई इंडिया लेवल पे कोई जो है संगठन है जो कि व्यापार करवाता है। ठीक है, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे बन जाएगा तो क्या होगा, केवल एक देश में कोई बिजनेस जो है सीमित नहीं रहेगा, वो एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होगा। लेकिन क्या होगा कि विश्व व्यापार संगठन जो है कुछ नियम कानून बनाया है जिसको फॉलो करके हम लोगों को दूसरे देश में जो है या दूसरे देश हमारे देश में जो है वो व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं नियम को मानना ही पड़ेगा। तो पहला उद्देश्य क्या है कि वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा क्या है कि प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार में व्यापक एवं प्रभावी वृद्धि करना। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे व्यापार करेंगे, ठीक है, किसी और देश में अगर कोई चीज़ का उत्पादन का मांग है किसी देश में, ठीक है, मान लेते हैं कि चावल का, मान लेते हैं क्या
बोले, मान लेते हैं कोई लकड़ी का फर्नीचर बनाना है, ठीक है, उसका मांग ज़्यादा है, तो उसका मांग ज़्यादा है तो हम लोग उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पे बनाएंगे। उससे क्या होगा कि एक तो उसका मांग ज़्यादा है जिसके कारण ज़्यादा बिकेगा, और वहाँ पे जब हम लोग उसका इंडस्ट्री बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक क्या है कि मांग को भी पूरा हो जाएगा और साथ में रोजगार को भी जो है प्रभावी रूप से वृद्धि करता है, ठीक है। तो अब हम लकड़ी का नहीं, कोई भी चीज़ का व्यवसाय, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग का हो, चाहे फर्नीचर वगैरह का हो, चाहे कोई कपड़ा से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई मान लेते हैं कि कोई चीज़ का बिजनेस ही स्टार्ट किए, ठीक है। अब क्या है कि और सारा उद्देश्य जैसे विश्व के संसाधन को अनुकूलतम उपयोग करना। अब जैसे विश्व में जितना संसाधन है, जितना हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जिससे लोग जो है भुखमरी कुपोषण का शिकार ना हो, लोग बेरोजगार ना हो, उनका आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार लाया जा सके, इसके लिए भी जो है विश्व व्यापार संगठन का ये भी उद्देश्य है। जीवन स्तर में भी वृद्धि करना। अगर मान लेते हैं हम एक जो है नॉर्मल आदमी जीवन जी रहे हैं, अगर अगर हमारा जो है कोई व्यापार वगैरह करते हैं, हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत होता है, तो इससे हम लोग का जीवन स्तर में भी वृद्धि होगा, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण का सुरक्षा करना। अब क्या है कि इसका काम केवल ये नहीं कि उद्योग का विकास ही करो, विकास ही करो, ये नहीं करता है। साथ में क्या है कि कोई भी अगर हम उद्योग का विकास कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या होगा कि हम लोगों को जो है उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है तो उसको भी देखते हुए करना पड़ेगा। ये नहीं कि पर्यावरण का पूरा तरह से ह्रास किए जा रहे पर्यावरण को खत्म कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसका विपरीत प्रभाव फिर हम ही लोग पे पड़ेगा। तो ये जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका एक और उद्देश्य क्या बोले तो पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा करना, ठीक है। ये सब तो हो गया इसका उद्देश्य, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका जो है प्रमुख सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसका हम लोग प्रमुख सिद्धांत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है गैर भेदभाव व्यवहार। गैर भेदभाव व्यवहार क्या है, इसके दो मतलब है, ठीक है। पहला सिद्धांत इसका ये कहता है कि अति कृपा पात्र राष्ट्र का दर्जा देना। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, कोई कोई देश किसी दूसरे देश का कोई व्यापारिक रियायत करता है तो वह सभी देश उस देश को जो है वो मतलब देना होगा रियायत, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि हम ही कोई चीज़ का मतलब सामान वगैरह बना रहे, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का कोई भी देश है, ठीक है, और व्यापार वगैरह कर रहा है, तो हम लोगों को उसका जो है कोई भेदभाव नहीं करना पड़ेगा कि वो दूसरा देश का है तो हम लोग उसका सामान नहीं खरीदेंगे। अगर वो जैसा व्यवहार कर रहा है हम लोगों को भी वैसा करना है। अगर वो व्यापार हमारे क्षेत्र में बढ़ाने चाह रहा है तो हम बढ़ाएंगे अगर हमको उसका फायदा होगा। और दूसरा क्या है, राष्ट्रीय व्यवहार, जिसका अर्थ है कि आयातित वस्तुओं और घरेलू वस्तुओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें एक जैसा दर्जा दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि जैसे अलग से बहुत सारे जो है विदेशी कंपनियां, जब आया था ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो धीरे धीरे जो है यहाँ का जो स्वदेशी उद्योग है, जो स्वदेशी कार्य है उसी को खत्म कर दे रहा था। अपना जो है हर कार्य में जो है अपना बाधा उत्पन्न कार्य में जो है हर कार्य में क्या किया, जो बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो उससे क्या होगा कि फिर धीरे धीरे जो है अपना वहाँ पे शासन चलाने लगता है। इसी कारण क्या हुआ, अंग्रेजों का हम लोग 2 वर्षों तक गुलाम रह गए थे, 200 वर्ष तक। उसके बाद इसमें जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें हम सबसे पहला भेदभाव सिद्धांत की तो बात कर ली। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रमशः व्यापार प्रणाली। क्रमशः व्यापार प्रणाली में क्या होगा, क्रमशः जो व्यापार प्रणाली है इसमें क्या होता है कि समझौते के जरिए जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाले अवरोधों जैसे सीमा शुल्क इत्यादि को लगातार कम करना। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी देश में जो है अपना व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमको अधिक से अधिक फायदा हो, और अधिक से अधिक फायदा हो, और साथ में क्या हो कि जो हमको जो है मतलब नॉर्मल जो है मतलब कम खर्च वाला मजदूर मिल जाए ताकि हम लोग और ज़्यादा फायदा कमा सके। लेकिन ये भी है कि अगर हम लोग किसी देश में काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे सीमा शुल्क जो है बहुत ज़्यादा है, टैक्स टैक्स वगैरह जो है दूसरे देश में काम करने पे जो है वो ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है वहाँ की सरकार को, तो हम लोग चाहेंगे कि उसको वहाँ ना कर पाएँ, क्योंकि वहाँ करेंगे तो हमको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो फायदा तो होगा नहीं। इसलिए जो है हम लोग को उससे क्या होता है, किसी भी तरह से सरकार वगैरह से समझौता करते हैं और सीमा शुल्क वगैरह में जो है कमी करते हैं। तो ये है क्रमशः व्यापार प्रणाली। उसके बाद तीसरा आता है अनुमान्य व्यापार प्रणाली। अनुमान्य व्यापार प्रणाली में क्या है कि सदस्य देशों द्वारा सीमा शुल्क को अधिकतम सीमा शुल्क की दरों को लागू करना। मतलब जो ये नहीं कि अगर जैसे मान लेते हैं कोई ये विश्व व्यापार संगठन का अलग अलग सदस्य है तो वो ये नहीं करेगा कि कोई देश है तो वहाँ सीमा शुल्क एकदम हटा दिया या फिर उसमें जो है बहुत कमी कर दिया, कोई टैक्स वगैरह में कम कर दिया, तो वो एकदम ना ज़्यादा टैक्स होना चाहिए ना कम टैक्स होना चाहिए, तो वो होता है अनुमान्य व्यापार प्रणाली। मतलब एक होता है कि अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना टैक्स हो या कम से कम इतना टैक्स हो, तो वो सब अनुमान्य व्यापार प्रणाली में आता है, जिसमें क्या होता है सदस्य जो देश हैं उसके द्वारा सीमा शुल्क को जो है अधिकतम सीमा शुल्क की दरों को लागू करना होता है, ठीक है। चौथा आता है अधिक प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार प्रणाली। इसमें क्या होता है कि निर्यात पर सब्सिडी कम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं विश्व व्यापार जो संगठन है इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का कार्य, उसका उद्देश्य तो बता दिए। इसमें क्या है कि अगर हम कार्य की बात करें तो व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी मसले पर जो है सदस्य देशों के बीच में विचार विमर्श करना, एक मंच के रूप में कार्य करना, तो ये विश्व व्यापार संगठन का काम है, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि जो विश्व व्यापार मतलब विश्व में कहीं भी व्यापार करना है, समझौता करना है या अलग-अलग 2 लोगों का अलग-अलग पक्ष है, तो उसको सुलझाना, वहाँ पे उनके मतलब अलग-अलग नियम बनाना, ये सब कार्य है डब्ल्यूटीओ का। फिर व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित कोई भी नियम वगैरह प्रावधान लागू करना, ये भी विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। कोई अगर मान लेते हैं 2 देश में अगर कोई मान लेते हैं क्या होता है कि कोई भी मतलब विवाद हो जाता है व्यापार से रिलेटेड, तो उस विवाद का निपटारा करने से संबंधित कोई नियम या प्रक्रिया वगैरह को जो बनाते हैं, वो पूरे प्रशासन को लागू करना पड़ता है उसके देश को। तो ये सब कौन करता है? डब्ल्यूटीओ का कार्य होता है। फिर विश्व आर्थिक नीति के निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव स्थापित करने के लिए भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना या फिर विश्व संसाधनों की अनुकूलता में उपयोग करना, ये सब जो है विश्व व्यापार संगठन का कार्य है, ठीक है? इसके बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या है मतलब विश्व व्यापार जो संगठन है, उसका भारत के विदेशी व्यापार पे क्या मतलब प्रतिक्रिया है, क्या कैसे काम हुआ है, ये बारे में बताने हैं। तो वर्ष 1995 में जो है विश्व व्यापार संगठन में जो है शामिल होने के उपरांत भारत जो है वो भूमंडलीयकरण की जो नीतियों का अनुपालन करने के कारण जो है विश्व निर्यात व्यापार में भारत का जो भाग है वो 0.5% था, लेकिन वो बढ़ करके 1995 में 0.6% पहुंच गया। आर्थिक सुधारों की 9 वर्ष की अवधि के दौरान जो है 1999 तक जो है ये 0.6% ही रहा, लेकिन 1990 में भारत का जो कुल निर्यात था वो 18,143 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, ठीक है, जो बढ़ के 1995 में 31,117 मिलियन डॉलर, 1998 में 32,700 मिलियन डॉलर और 1999 में जो है भारत का जो निर्यात था वो घट करके 32,639 मिलियन डॉलर रह गया, ठीक है। पहले क्या था 32,700 1998 में, लेकिन 99 में थोड़ा सा घट गया, 32,639 मिलियन रह गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये 2000 या 2001 में बात करें, 2000 से 2001 में तो 44,560 मिलियन डॉलर था। 2001 से 2 में जो है 43,827 मिलियन डॉलर था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, विश्व व्यापार संगठन के कारण जो इसका व्यापार बढ़ा, जिसके कारण इसका जो निर्यात है वो भी बढ़ा, जिसके कारण इसका अधिक अधिक पैसों का जो है निर्यात करने लगा। इससे क्या हुआ वर्ष इसके कारण क्या हुआ कि 2002 या 2003 के दौरान जो है भारत का व्यापारिक वस्तुओं का कुल निर्यात जो है 51.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया और भारत को 50 अरब अमेरिकी डॉलर निर्यात का जो है महत्वपूर्ण आंकड़ा प्राप्त करने में सफलता हुई, ठीक है। वर्ष 2002 में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन का जो है जो नवीनतम रिपोर्ट है, इसके नया नया जो रिपोर्ट है इसके अनुसार से भारत ने जो है व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 15% का जो है वृद्धि दर्ज किया है और इस क्षेत्र में 2002 में जो है वो विश्व के 30 प्रमुख निर्यातक और आयातक देशों में भारत ने चीन का 22% के बाद जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये जो है भारत के बाद जो है चीन आया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का फायदा हुआ है। उसके बाद क्या है, इसके साथ ही देश का जो आयात है वो 2001-2 में जो है ये 2,41,929 करोड़ रुपये से बढ़ करके 2002-3 में कितना हो गया, तो 2,87,303 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। और इस तरह इसमें जो है 18.76% का जो है वृद्धि हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 2002 में जो कुल विश्व का जो निर्यात था वो था 6,272 बिलियन, सॉरी 672.2 बिलियन डॉलर था, ठीक है। तो भारत का हिस्सा जिसमें 0.8% था और अमेरिका का हिस्सा 10.7% था, चीन का जो हिस्सा था वो 5.2% था, जापान का 66% रहा, ठीक है। तो इसी तरह इस दौरान जो है कुल विश्व का आयात जो है 65,610 बिलियन डॉलर में भारत का हिस्सा जो है वो 0.9%, चीन का हिस्सा 4.5%, जापान का हिस्सा 5.2% था। तो ये सब आंकड़ा वगैरह था, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि विश्व व्यापार में भारत के जो भाग हैं वो जो इतना कम धीरे धीरे वृद्धि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसका प्रमुख कारण है कि जहां विकसित देश विश्व व्यापार संगठन जैसे जो राज्य परि संगठन है, यानी कि इतना सुपर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका दबाव जो है विकासशील देशों पे थोड़ा ज़्यादा होता है। ये व्यापार करने में बहुत सारा ट्रेड बैरियर लगा हुआ होता है, व्यापार अवरोधक होता है, तो इसको समाप्त करने के लिए बेरोक टोक जो है परवाह करने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ के लिए। तो वहाँ अपने हितों की रक्षा के लिए संरचनात्मक नीतियाँ चलाने के लिए व्यापार अवरोधक खड़े करते हैं। इस संबंध में आर्थिक समीक्षा 1994-95 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि 90 के दशक में औद्योगिक देशों में बेरोजगारी अपना चरम सीमा पर था। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी विकसित देश है विकासशील देश के निर्यात व्यापार में तरह तरह के अवरोध खड़े करने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विश्व निर्यात में जो है इनका हिस्सा बढ़ नहीं पाता है। मतलब कि विकसित देश क्या करता है, जो विकासशील देश है उसको रोकता है किसी ना किसी प्रकार से व्यापार करने से, जिसके कारण विकासशील देश से ज़्यादा जो है मतलब विकसित नहीं हो पाता है और विकसित देश और ज़्यादा विकसित होता है। तो ये था, इसका जो भेदभाव है इसको कम करने का भी काम करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय, सदस्यता, इसका उद्देश्य, इसका अलग अलग जो सिद्धांत है वो सब समझ में आएगा, इसका कार्य के बारे में समझ में आया होगा, भारत का जो विदेश व्यापार है उसमें इसका जो क्या योगदान है इसके बारे में समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।